कल अपन ने चैप्टर 12 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था, जिसमें एलिसाइक्लिक, जिसको हम स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन भी बोलते हैं आपका, या ब्रांच चेन भी बोलते हैं आपका। दूसरा हमने आपका साइक्लिक पढ़ा था, या फिर क्लोज चेन पढ़ा था, या रिंग पढ़ा था, जिसके आपके दो टाइप थे, एलिफैटिक साइकिल या फिर एलिसाइक्लिक पढ़ा था। ठीक है, ए साइक्लिक था सॉरी वो, और एलिसाइक्लिक, और दूसरा है आपका एरोमेटिक। फिर उसके अंदर हमने बहुत सारे बाइफर्केशंस और किए थे, और फिर हमने पैरेलली नए नए जो आपके उसमें टाइप्स रहते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, आपके बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड, और आपका हेट्रोट्रोफिक टाइप का भी पढ़ा था। ये सारे हेट्रोजीनियस टाइप का भी पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। मैं फिर से बता दूं, ये छोटी मोटी चीजें आप क्लास 10 में पहले पढ़ के आए हो। हर बच्चा जो क्लास 11 पढ़ रहा है, ये हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, ये हल्का फुल्का वो क्लास 11 में पढ़ के आया है, सॉरी क्लास 12 से पढ़ के आया है, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग अब आपको पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन तो वही होगी, डेफिनेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही जो आपने क्लास 10 में पढ़ी है वही होगी। बस फर्क ये होगा कि अब इसको हम डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे, और इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आगे जाके क्लास 12 में इनके नाम से अलग अलग चैप्टर होंगे। जैसे आगे जाके क्लास 12 में कीटोन और एल्डिहाइड नाम से एक अलग चैप्टर होता है। आगे जाके क्लास 12 में आपका एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से अलग चैप्टर होता है। तो इस तरह से आप चैप्टरों में बांट बांट दोगे, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप एक, अब आप सिंपल समझते हो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक चीज ऐसी जिस जो कि आपके किसी कंपाउंड के फंक्शनिंग के बारे में मुझे बताती है। मतलब कि कोई कंपाउंड कैसा काम करेगा, हिंदी मतलब इसका समझना बहुत इजी मतलब है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह बिहेव करेगा। जस्ट दैट, अगर बहुत सिंपल से फॉर्म में तो समझना है, तो इसका मतलब ये है कि उस जो वो आपका कंपाउंड है, जो भी आपका केमिकल जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, और वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल सी बहुत प्यारी डेफिनेशन, अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन को मेंशन भी कर दूं तो आप बहुत इजीली सब कुछ को समझ भी जाएंगे। तो मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, sorry, functional group is an atom or a group of atoms joined to the carbon chain which is responsible for the, ये important है, which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound। मतलब जो भी organic compound वो किस तरह behave करने वाला है आपका, वो एसिड की तरह behave करना है वाने वाला है, या वो अल्कोहल की तरह behave करने वाला है, या वो कीटोन की तरह behave करने वाला है, या वो एल्डिहाइड की तरह behave करने वाला है। ये सारे के सारे कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने वाला और कोई नहीं, ये डिसाइड करने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी कार्बन चेन के ऊपर, किसी भी कार्बन चेन के ऊपर, चाहे वो रिंग टाइप की हो चाहे वो नॉन रिंग टाइप की हो, उसके ऊपर बस हमने एक नई चीज लगा दी और वो डिसाइड करेगा कि वो चीज क्या होगी। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें इसके, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप होता है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैंने किसी भी चीज के ऊपर मैंने ये लगा दिया, सी डबल ओ बॉन्ड डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, सी ओ ओ एच बोलो, सी, इसका जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है, इसका जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है, सी डबल ओ बॉन्ड ओ एच, ये इस टाइप का होता है। तो किसी के ऊपर अगर आपने ये वाली चीज अटैच कर दी, या फिर सिंपली इसको हमने ऐसे लिख दिया सी ओ एच, किसी भी चीज को अगर आपने के ऊपर अगर आपने ये चीज लगा दी, देन इट विल बी कॉल्ड एन एसिड, या इट विल बी कॉल्ड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एग्जांपल इसका समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक साइकिल है, ये सॉरी साइकिल नहीं, ये एक आपका चेन है। इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, ठीक है, और पांचवा यहाँ पर है। तो यहाँ पर सी क्या होगा? यहाँ पर सी ही होगा ऑब्वियसली। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस सी के ऊपर क्या करता हूँ, मैं सी के ऊपर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड ओ और एच लगा देता हूँ, ओ एच लगा देता हूँ इस तरह से, डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा देता हूँ इस तरह से। अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे ये चीज लगा दी, इस तरह से यहाँ पे चीज लगा दी, अब आप क्या पढ़ोगे इसको? अगर ये सिर्फ ऐसा होता, ध्यान देना इस वाली चीज पे, अगर ये बिना इसके होता है, ऐसे होता, जैसे मैंने ये बना रखा था पहले, सिर्फ ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, तो इसका नाम क्या होता? चलो इसको करा दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसका नाम होता है बेटा पेंटेन। नाम कैसे होता है हम आगे जाके देखेंगे, इसका नाम होता है पेंटेन। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जैसे मैंने ये चीज लगा दी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी समझने वाली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपने इस साइकिल के ऊपर COOH लगाया, ये ग्रुप लगाया, ये क्या है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड को आपने जब इसको ऐसा बना दिया,
तो आपका दिस फंक्शनल ग्रुप विच इज सी डबल ओ बॉन्ड एच विल डिसाइड कि अब आपका ये क्या बन जाएगा, ये एक एसिड बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब हिंदी मतलब इतना है सिंपल सा, कि जब किसी चीज को हम किसी चीज से अटैच करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एक फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसा एटम्स होते हैं जिनको अगर मैंने किसी के ऊपर लगा दिया, किसी कार्बन की चेन के ऊपर लगा दिया, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज हो जाती हैं, और वो डिसाइड कौन करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा कैसे बनेगी। और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल की बात करें तो जैसे अल्कोहल होता है हमारा, ठीक है, अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं उसको, या अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको। ये होता है आपका OH, किसी के ऊपर आपने सिर्फ OH लगा दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एस अल्कोहल, ये अल्कोहल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उसी तरह बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने 1 2 3 इस तरह से 4, तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम अभी होता है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेन, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, अब इसी ब्यूटेन के ऊपर यहाँ पर C है और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। आगे जाके देखेंगे कि ब्यूटेन और तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, ये ब्यूटेनॉल नाम बन गया। तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का सिंपल सा ये मतलब हो गया कि एक OH के ग्रुप लगाने की वजह से, एक फंक्शनल ग्रुप लगाने की वजह से जो सिंपल ब्यूटेन था वो आपका ब्यूटेनॉल, और ऑल का मतलब एल्कोहल है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। और एग्जांपल देते हैं, देखें तो बहुत सारे ग्रुप और एग्जांपल हो सकते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं, एग्जांपल्स तो बहुत सारे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए और एग्जांपल्स की बात करें तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम बोलें, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका CHO, CHO, जहाँ पे आपका ओ, इसको अगर हम देखें तो ये ऐसा बनता है एक्चुअली में, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका एक तरफ H होता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपका और एग्जांपल की बात करें तो आपका कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, कीटोन होता है एक, तो कीटोन क्या होता है, उसमें आपका सिंपल C डबल बॉन्ड O आता है इस तरह से। ये आपको एक साइकिल के हमेशा बीच में मिलता है, कभी भी एंड में नहीं मिलेगा, हमेशा साइकिल के एंड बीच में मिलेगा आपको ये, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल, ये सब ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है आपका, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यही था, मैंने गलत बोल दिया, एक सेकंड, ये इसको हटा के इसको बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोक्सिल, ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता, इसका एक्चुअली नाम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन और आपका वो पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसको ये होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप आगे जाके जो भी पढ़ने वाले हो ना, कार्बोक्सिलिक पढ़ने वाले हो, अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ने वाले हो, एल्डिहाइड पढ़ने वाले हो, कीटोन पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे आगे भी जाके, पर अभी के लिए सिर्फ इतने ही है जो आपके इंपॉर्टेंट है एक सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये, बहुत सिंपल सी परिभाषा के रूप में आपको समझा दिया। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं आपकी चीज जो आप पढ़ के आए हो बचपन में, वो है आपका होमोलॉगस सीरीज। बहुत ज्यादा डीप में आपको ये आपकी किताब में नहीं दे रखी सारी चीजें, बिकॉज ये वो मान लेता है कि ये सब चीज आप बचपन में पढ़ के आए हो, ये वो चीज मान लेता है कि आप बचपन में ये सारी चीज पढ़ के आए हो कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसी को कुछ याद वाद होता नहीं है, बच्चे सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीज रट के जाते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साइंस में, क्लास 10th में, और उसके बाद अगले दिन भूल जाते हैं। ऐसा आपने भी किया होगा, कोई नई वाली बात नहीं है, ठीक, मैं भी करता था। तो होमोलॉगस सीरीज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सीरीज है ये, मतलब बहुत सारे कंपाउंड उसमें पाए जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे, जिसमें कि आपके जो होते हैं, जिनके पास जो फंक्शन, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, और आपके वो सेम सीरीज के कहलाएंगे। मैं इसका पहले तो एक काम चलाऊ डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ। वो डेफिनेशन क्या होती है आपकी, एक सेकेंड, वो डेफिनेशन होती है कि ये क्या है, एक सीरीज है, बहुत सारे कंपाउंड एक ही तरह के दिखने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं आपका, कि वो कंपाउंड क्या बना रहे हैं, आपके होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। एक ही जैसे दिखने वाले कंपाउंड, सिंपल सी प्यारी डेफिनेशन इसकी, एक ही जैसे दिखने वाले कंपाउंड जिनमें सेम तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं आपका, उनको हम बोलते हैं आपका होमोलोगस सीरीज। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं जल्दी से। तो डेफिनेशन क्या बोलती है आपसे, कि अ ग्रुप ऑफ सीरीज, ये शब्द याद रखना, सीरीज, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब उनके अंदर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फॉर्म्स अ होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलता है आपसे कि द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड एज होमोलॉग्स। उन मेंबर्स को, ये देखो सीरीज है, सीरीज के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाएंगे, तो सीरीज के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, उन सारे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हम उनको कहते हैं कि दे आर होमोलॉग्स। वो एक दूसरे के क्या है, वो होमोलॉग्स है, कि वो सेम होमोलॉगस सीरीज में पाए जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अब लेकिन इस बात से बच्चे को कुछ समझ में आता जाता है नहीं, बच्चे को समझ में आया नहीं कि सर क्या मतलब है इसका, एक्चुअली में क्या होता है, ये समझाइए। चलिए देखिए, तो हमको क्या करना है, हमको एक कार्बन लेना है, ध्यान देना इस चीज पे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी यहाँ पे।
देखिए, एक अच्छी बहुत प्यारी सी चीज़ यहाँ से निकल के आएगी कि वो ये होती है कि जितने भी आपके कंपाउंड्स जितने अब आपके कंपाउंड्स होते हैं एक होमोलॉगस सीरीज में, या जितने भी होमोलॉग्स होते हैं, इनको आप एक सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक सेम फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना यहाँ पे। मैंने बोला कि आपका इस चीज़ को अगर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखिए, ये बोलता है द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, जिनको हम होमोलॉग्स भी बोलते हैं, उनको हम एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने क्या बोला कि देखिए, द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ homologous series can be represented by जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब जनरल से मेरा कहने का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ CH2 यूनिट। ये CH2 यूनिट, इसको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे हम। CH2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे। हम्म तो मैं बात क्या कर रहा था कि जो मेंबर्स होते हैं आपके सेम होमोलॉगस सीरीज के, उनको हम सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है मेरा। मेरा ये कहने का मतलब है कि वहां पर जो भी होंगे आपके सारे के सारे फॉर्म, उनको एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है क्या, कि वहां पर जितने भी आपके कंपाउंड पाए जाएंगे, उन सबके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब समझो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज आप पढ़ोगे, बहुत सारी होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, लेट्स से इसके एग्जांपल हो जाएंगे, एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे एल्केन्स। ठीक है, ये सब आप बचपन में पढ़ के आए हो, एल्केन्स, एल्कीन्स, और अगर आगे बात करें एल्काइंस। ये सब होमोलॉगस सीरीज के नाम है अलग अलग। और अगर मैं आपको नाम दूं, तो आप इनको बोल सकते हो अपने हेलो एल्केन्स बोल सकते हो, हेलो एल्केन्स। वैसे ही हेलो एल्कीन्स बन जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स बन जाएगा। ऐसे हेलो एल्काइंस भी बन जाएगा। फिर एल्केनल्स, मतलब एल्डिहाइड वाले जो होंगे, एल्केनल्स हो जाएंगे वो। ठीक है, और अगर बात करें तो आपके कीटोन ग्रुप के बन जाएंगे, तो उनको हम एल्केनॉन्स बोलते हैं। ये एल्केनॉन्स ये क्या है, इसको देख के अभी घबराना नहीं है। वैसे तो सारी चीज बचपन में पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी घबराना नहीं है सोच के। ठीक है, ये जैसे और एग्जांपल में बोलूँ तो एल्केनोइक एसिड, मैं बताता हूँ इनको एक एक करके, थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। एल्केनोइक एसिड हो गया। और आपके एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे अमीन ग्रुप हो गया, तो अमीन हो सकते हैं। ठीक है, अमीन का मतलब होता है NH2। और बहुत सारे। ठीक है, अब मैं कुछ के एग्जाम्पल यहाँ समझाता हूँ, सुनो। एल्केन्स का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने एक सी लिया, और सी के ऊपर मैंने क्या कर सकता हूँ, 4H लगा सकता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो बेटा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन। आगे जाके समझेंगे, इसमें नाम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम मतलब नहीं है अभी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद 2C कर दिए। 2C करने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक H आएगा, 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 यहाँ पे एक H आएगा। एक काम करता हूँ, मैं दूसरे पेज पे समझाता हूँ आपको इसको। जैसे मैं एल्केन्स के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो एल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर द, हम इसमें ये आपके जो सी होता है, इसमें ऑल ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, बस ये याद रखना। ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं विद नो फंक्शनल ग्रुप। विद नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इस सबसे सिंपलेस्ट साइकिल होती है, सबसे सबसे सिंपलेस्ट चेन होती है आपकी कार्बन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम एक कार्बन लेके चलते हैं। तो जब हम एक कार्बन लेते हैं, तो हम बनाते हैं, देखिए, एक CH, ये H, और यहाँ पे एक H। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं CH4, और इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, ये हो गया, चलो अच्छी बात है, इसलिए इसका नाम हम एल्केन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, 2 कार्बन लेते हैं। 2 कार्बन अगर हम लिए, तो C सिंगल बॉन्ड। मैंने क्या कहा कि सारे एल्केन्स कैसे होते हैं आपके, सब में सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक H, 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 यहाँ पे एक H। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा C2, कितने, 6, 6H हो गए यहाँ पे। तो इसका नाम होता है आपका ईथेन। इसका नाम होता है आपका ईथेन। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 कार्बन लेके चलते हैं। तो 3 कार्बन, तो 1 2 3 सारे कार्बन को अपने सिंगल बॉन्ड से कर दिया, फिर बाकी बची हुई जगह H से। यहाँ पे H, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे 2H आएंगे, बस 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। नेक्स्ट बात करते हैं 4 कार्बन की। जब हम 4 कार्बन की बात करते हैं, तो एक सारे कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। मैं फिर से बता दूं, ये आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, बिकॉज एनसीईआरटी ये मानती है कि आप 10th में पढ़ के आए हो ये चीज, पर हम सब भूल जाते हैं 10th की चीज, इसलिए हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा C3H8।
इसका नाम क्या होगा, आप गिन लेना कार्बन के कितने हैं, C4H10 हो जाएगा यहाँ पे। इसका नाम होता है बेटा प्रोपेन और इसका नाम होगा आपका ब्यूटेन। ये आपके सारे नाम होगा, बड़े इजीली है। ठीक है, अब सुनो, अगर हम इसकी बात करें तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, दीज आर होमोलॉग्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। उस होमोलॉगस सीरीज का नाम क्या है, ये होमोलॉगस सीरीज किसके, ये सारे सारे दीज आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज व्हिच इज कॉल्ड एज एल्केन। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात अगर देखें तो इसके फॉर्मूले को अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने कार्बन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो एक रिलेशन मिलता है मुझे क्या, तो देखो जब मैं 1 यहाँ पे लिखा है तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 4 बन के आता है। ऐसी चीज यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे मैं दिए 2, तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ तो 2 2 4 6। यहाँ पे मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये आपका 3 2 6 2 8। यहाँ पे मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 10। तो मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, इस समय एक कॉमन फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है कि इसका एक जनरल फॉर्मूला बन के आएगा, किसका, इस एल्केन होमोलॉगस सीरीज का एक जनरल केमिकल फॉर्मूला बन के आपके सामने तैयार हो गया है कि अगर मेरे पास C होंगे N तो मेरे पास H कितने होंगे, जितने भी N है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2N प्लस 2, ये सारे फॉर्मूले 2N प्लस 2 इस टाइप से। तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, और अगर मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको एक C और आपको 2 हाइड्रोजन का फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक C और 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे आपका 2 कार्बन 3 कार्बन, तो एक C और कितने हाइड्रोजन 6 और 8, यानी 2 हाइड्रोजन का फर्क देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है मतलब किसी भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस ऑफ एक C और 2H, इतने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इन सक्सेसिव मेंबर्स, इन सक्सेसिव मेंबर्स। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है होमोलॉगस सीरीज के लिए। होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, एक तो वो इस तरह की सीरीज होती है जिसमें सारे के सारे आपके जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो सेम होमोलॉगस सीरीज के होते हैं, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और दूसरी बात कि उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, और तीसरी बात कि उनके बीच में जो सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक CH2 यूनिट का फर्क नजर आता है। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए मिश्रा जी। जी सर। ठीक है, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मैं लेट्स से इस बार अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूँ, एल्काइन का एग्जांपल लेता हूँ। एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्काइन का मतलब होता है कि आपका एटलीस्ट वन, आपको वहां पे क्या मिलेगा, वन ट्रिपल बॉन्डेड CC मिलेंगे आपको, एक तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा विद नो फंक्शनल ग्रुप, मैं सिर्फ एल्काइन की बात कर रहा हूँ अभी, कुछ और इस पे अटैच नहीं किया अभी मैंने ये। तो एग्जाम्पल के लिए तो साफ एक बात समझते हैं कि अगर हम बात करें आपका एक कार्बन लेके, तो साफ सी बात है एक कार्बन से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे इस पर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो एक और कार्बन तो अवेलेबल नहीं, एक कार्बन पे एक ये बन ही नहीं सकता, तो आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे, मिनिमम 2 कार्बन। जब आप मिनिमम 2 कार्बन लेते हो तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो एक एच यहाँ पे लगा दिया, एक एच आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इसको हमने बोल दिया आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 हो गए तो ये हो गया आपका इथाइन, नाम हो गया इसका नाम क्या होगा, इथाइन। ठीक है, 3 कार्बन को अगर मैं लेके चलता हूँ तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक सी बिना पहले पहले 3 सी बना दो, ठीक है, और किसी भी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक एच आ गया, इस पे एक है, इस पे एक एच आ गया, यहाँ पे आपका 3 एच आएंगे, तो ये हो गया, इसका नाम होता है बेटा, इसका नाम हो गया आपका प्रोपाइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, बस और ज्यादा नहीं देख रहे अपन। तो मैं आपको वो सारी चीज दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि क्या सेम है, तो क्योंकि दोनों के अंदर एक एक ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, ये इसकी होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी। होमोलॉगस सीरीज का मतलब इस तरह के कंपाउंड उस सीरीज में आने चाहिए जिसकी सबकी सेम तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरी बात, इनका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ, इनका अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, जनरल फॉर्म बन जाएगा जैसे यहाँ पे देखो, इसका तो नहीं बन सकता, इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका एन की वैल्यू 1 करने पर ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकते। यहाँ पे देखूंगा तो एक यहाँ पे 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, आप देखो 1 2 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5,
गड़बड़ हो गई क्या कुछ में? तो सॉरी, ये एच तो आएगा ही नहीं ना, मैंने गड़बड़ कर दी। ये एच तो आएगा नहीं और कौन सा एच नहीं आएगा, बाकी तो एच आपके आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे C3H4 बन गया, C3H4 बन गया। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला जब बनाते हैं तो मैं क्या देखता हूँ, देखो जितने कार्बन, ठीक है, उसका डबल कर दो, डबल, और उसमें से क्या करो, 2 माइनस, देखो यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा आंसर, सही है। इसको देखता हूँ तो इसको 3 इंटू 2 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 यानी 4 ही आया आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n माइनस 2। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। अब मैं तीसरी चीज देखना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स। जब मैं इनकी बात करता हूं तो देखिए, दो हैं आपके, ये इथाइन और प्रोपाइन, इनके बीच में देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन से 3 कार्बन, तो यहाँ पे एक सी का फर्क आ गया। और दूसरी बात, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो सॉरी 4 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितना का 2। तो यहाँ पे भी कितने यूनिट का फर्क है आपका, CH2 यूनिट का फर्क है। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से आप जब एल्कीन पढ़ते हैं, एल्कीन का मतलब होता है आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड तो आपको देखने को मिलेगा, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ये फॉर्मूला होता है। तो आगे जाके और डिटेल में देखेंगे इन सब चीजों को, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बेटा हम बोलते हैं आपका होमोलोगस सीरीज, मतलब सेम तरह के कंपाउंड जब आपके एक ही सीरीज में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, जो कि है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से कुछ नॉमेनक्लेचर आप बचपन में पढ़ के आए हो। ठीक है, सिंपल सिंपल आपके कुछ अच्छे अच्छे और नए तरीके से आप अब पढ़ने वाले हो। ठीक है, जो सिंपल सिंपल आपने क्लास 10 में पढ़े थे वो इतने सिंपल थे कि आपका कुछ एक्सेप्शन उसने क्लियर ही नहीं किए थे। सिर्फ आपने 3 से 4 हाइड्रोजन तक के, 4 हाइड्रोजन से तो ऊपर से बात नहीं करी थी, अब आप 10-15 हाइड्रोजन की बात भी कर सकते हो एक साथ। तो उसको हम देखने जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहला फॉर्म जो चीज बनती है वो है कि किसने किया। भाई जैसे एग्जांपल के लिए आपका नाम आपकी मम्मी पापा ने, दादी ने या किसी रिश्तेदार ने नाम रखा होगा, वैसे मेरा नाम भी मेरी मम्मी ने रखा है, तो उसी हिसाब से हर किसी का नाम कोई ना कोई रखता है। तो ऑब्वियसली जब भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम करने की बात आई होगी, ठीक है, जब भी नाम करने की बात आई होगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रूल फॉलो किए गए होंगे। रूल से मेरा कहने का मतलब, एग्जाम्पल जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम अखिलेश है, तो मेरे नाम पे अखिलेश क्यों बना, क्योंकि मेरी राशि देखी गई कि मेरी राशि क्या है, मैं किस टाइम पैदा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे वो सारी चीजें चेक की गई। ठीक है, वो सब मेरे जन्म कुंडली बनाई गई और वो सब बनाया गया, तो उस हिसाब से मेरा नाम तय किया गया। रूल्स थे वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से रूल्स बनाए थे, हर रिलीजन में एक रूल के हिसाब से चीजों के नाम रखे जाते हैं। तो उसी हिसाब से जब नॉमेनक्लेचर की बात आई तो यही सवाल बनता है कि किसने रखा और क्या रूल्स फॉलो किए गए। तो रूल्स को हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो रूल्स पढ़ने, क्योंकि ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रूल्स आपने सही तरह से नहीं लगाए तो उस कंपाउंड का पूरा मीनिंग, पूरा उसका नॉमेनक्लेचर की वजह से उसका पूरा मीनिंग, पूरा मतलब, पूरा उसका जो यूज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ बदल जाएगा अगर आपने उसका नाम ढंग से नहीं लिखा या नाम रूल्स फॉलो करके नहीं लिखा। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नाम आपके जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं रखा, जब आपकी शादी होगी, ऑब्वियसली मेरी भी शादी है, सब किसी भी शादी होगी, तो वो जन्म कुंडली देखी जाती है, वो सारे गुण मिलाए जाते हैं, तो रूल्स है। तो रूल्स आपको हमेशा यूजफुल रहते हैं अपनी जिंदगी में, इसीलिए रूल्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो पहली बात तो किसने रखा, इट वॉज गिवन बाय, दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय, एवरीबॉडी नोज कि इसका नाम रखा था आपका IUPAC, एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसने आपके बहुत सारे सिस्टमेटिक मेथड्स तरीके से आपका नाम को डिड्यूस किया अलग अलग चीजों से। तो उसको हम बोलते हैं आपका, किसने किया, ये IUPAC। इसका फुल फॉर्म रटा होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे क्विजेस में और इन सब में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, सॉरी फिजिकल नहीं, प्योर यूनियन फॉर फिजिकल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री याद आ गया मुझे, प्योर, फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड का एब्रीविएशन में नाम नहीं आता है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये हो जाता है आपका IUPAC। ये एक संस्थान है जिसने आपका किन्हीं सिस्टमेटिक वे से, किसी सिस्टमेटिक तरीके से आपने, इसने अलग अलग कंपाउंड्स के नाम करने का तरीका बताया था। अब वो तरीका क्या था उस पर डिस्कस करते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। देखिए, तो अगर इसमें नाम
पे बात करें तो ये इसी बात पे डिपेंड करता है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड दिखता कैसा है। सबसे बड़ी बात इस पे ये आ जाती है कि आपका कंपाउंड दिख कैसा रहा है, वो स्ट्रेट चेन है या वो रिंग टाइप का है, या वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, किस होमोलॉगस सीरीज को वो बिलोंग करता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ रूल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग तरीके से यहाँ पे चीजों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग वे में लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी ने गलती क्या की है ना, एनसीईआरटी ने गलती ये कर दी है कि उसने कुछ चीजें इस तरह से समझाई हैं आपको कि आपको ये लगे कि आप क्लास 10th में चीजें पढ़ के आए हो। लेकिन हम क्योंकि क्लास 10 में थोड़े से वीक रह गए थे, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा बात कर रहा हूँ, तो हम क्लास 10 की चीजों को अक्सर भूल जाया करते हैं। ठीक है, तो हमको ये याद नहीं रहता कि क्या वहाँ पे पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, उस चक्कर में हम गलती करके आ सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से, बहुत ज्यादा नहीं, पर एनसीईआरटी ने बस पैराग्राफ फॉर्म में इसको आपको समझा के रख दिया है। हम पैराग्राफ फॉर्म में इसको नहीं समझेंगे, हम उसको कुछ अलग तरीके से समझेंगे। पहली बात तो आईयूपीएसी ने क्या किया, किस तरह से नाम रखे, तो आईयूपीएसी ने बहुत सारी चीजें सोची। बहुत सारी चीजों की दुनिया में, बहुत सारी चीजों की दुनिया में क्या था आपका कि कुछ कॉमन नेम्स ही पाए जाते थे। जो एसिटिक था उसको हम कभी कभी फॉर्मिक भी बोला जाता था। जब 3 कार्बन की कोई चीज होती थी, जब कोई सिंगल कार्बन की चीज होती थी, उसको हम फॉर्मल नाम से बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम, एक को हम मीथ बोलते थे, ये बहुत सारे काम कॉमन नेम्स दुनिया में पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आईयूपीएसी ने उनका भी ध्यान रखा कि उनके नाम को भी हम यूज कर सकते हैं। और आईयूपीएसी ने ये भी ध्यान रखा कि हम कुछ नई चीज भी बनाए ताकि आपका जिस कंट्री में ये चीजें फॉलो नहीं की जा सकती, वो भी इसको है माने। मेन मुद्दा ये था कि इनको समझाने का वो ये था कि आपको जब भी इसका आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आपको एक इंटरनेशनल तरीका पता होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में सेम तरीके से चीजों को अपनाया जा सके। जैसे एग्जांपल के मैं अगर आपको दिखाऊं, तो कुछ कॉमन नेम्स जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो कि आपके लिए फिर से बता दूं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। देखिए सामने, तो before the IUPAC system of nomenclature, however, organic compounds were assigned names based on their origin or certain properties. आईयूपीएसी में से कुछ हम उनको ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा, हम उनको प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ कॉमन नेम्स उनको पुकारा जाता था। एग्जांपल की सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है खट्टा एसिड पाया जाता है, जो ऑरेंज ऑरेंज पाया जाता है, आपका खट्टा खट्टापन देता है आपको। ठीक है, फ्रूट्स में पाया जाता है ऑरेंज खासकर। ठीक है, इज सो बिकॉज इट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रिक एसिड आपका नाम रखा गया क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट यानी ऑरेंज में, टमाटो में, इन सब चीजों में आपको पाया जाता है, खट्टे चीजों में पाया जाता है। एग्जाम्पल की द एसिड फाउंड इन रेड एंट नेम्ड फॉर्मिक एसिड, सिंस द लेटिन वर्ड फॉर द आंट इज फॉर्मिका। जो आपकी आंट होती है उसमें, जो रेड आंट होती है, उसके नाम पे फॉर्मिका नाम पे उसने नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे हाँ सॉरी, फॉर्मिक एसिड नाम रख दिया उसका। ठीक है, और बात करें, ये सब ट्रेडिशनल नेम थे जो कि आपके कुछ कॉमन नेम से उठाए गए थे, जो लोकल भाषा ट्रिवियल से, मतलब कि जो लोकल भाषा में बुलाए गए उन नाम से। सब कॉमन नेम्स आर इवन फॉलो टुडे, मतलब कुछ कॉमन नेम जैसे एसिटेट है वो आज भी फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल के बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन आपका एक तरह का वो होता है, C60 आइसोटोप का माना जाता है आपका। ठीक है, ये आज भी इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन को एक साइंटिस्ट के नाम पे उसके बुलाया जाता है। साइंटिस्ट का नाम था आपका आर बकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे बुलाया जाता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको हम पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते, लेकिन हम कभी कभी उनका यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं आपको, आप वो कभी भी देख सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अपने क्लास में जो अपना सिलेबस की तरह से इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, वो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें रूल्स की आवश्यकता है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है आपका द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो क्या है वो देखते हैं अपन। देखिए, कॉमन नेम आपको विद प्रैक्टिस याद होंगे, ऐसा नहीं कि आपको मैं एक दिन में बोल दूंगा आपको सारे याद हो जाएंगे। कॉमन नेम नहीं यूज होते हैं ज्यादा, लेकिन अगर यूज होते भी हैं तो कुछ कंपाउंड्स के यूज होते हैं। कॉमन नेम्स ये नहीं कहूंगा कि नहीं यूज होते, होते भी हैं कुछ कंपाउंड्स के, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक हैं, तो उनको आप टाइम के हिसाब से याद कर सकते हो, अभी अचानक याद नहीं कर सकते। पहले हम जो सिंपल चीज है, एक रूल, तो हमें रूल पता होना चाहिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। अचानक आपसे बोल दे कि बताइए कि आपका ई के बाद 5 लेटर के बाद क्या आता है, तो अचानक आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई रूल नहीं आया। तो आपको रूल पता होता है ई के बाद FGHI, फिर आप बता पाओगे जे आता है, तो उसी हिसाब से हमें रूल वाली चीजें पता होंगी तो हम कॉमन नेम भी बता पाएंगे। तो हमारे सिलेबस में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और यही हमको ढंग से पढ़ना है। अब देखिए, चलिए देखिए, तो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा चीजों को। मैं आपका एनसीईआरटी को थोड़ा सा कम फॉलो करूंगा। एनसीईआरटी ने बहुत ही सिंपली तरीके से यहाँ पे उठा के आपको समझा दिया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं पहले इसको समझाऊंगा, आपका पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन क्या होती है वो समझाऊंगा, उसके बाद चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। इसने बहुत ही लंबे उस तरीके से दे दिया आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन चुननी होगी।
आपकी प्रिंसिपल चेन बोलते हैं उसको कभी कभी, या कभी कभी हम दूसरे नाम से उसको पुकारते हैं आपका पेरेंट चेन। तो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन चुननी होगी, और वो आपको बताएगी कि आपका वर्ड रूट क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको लिखता हूँ सामने। सबसे पहले आपको जो चुनना होगा वो चुनना होगा आपको रूट वर्ड। सबसे पहले जो आपको चीज चुननी होगी अपने यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, वो आपका रूट वर्ड चुनना होगा। रूट वर्ड क्या होता है आपका? रूट वर्ड विल डिसाइड कि उसकी पेरेंट चेन कितनी लंबी है और कितने प्रिंसिपल चेन कितनी लंबी है। तो रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड सिंपल से यह है कि आपकी पहले सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चीज, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। ये आपकी बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज में। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम, यूनिट ऑफ द नेम। चलिए ठीक है। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ पेरेंट चेन। डिनोट्स द it denotes the number of carbon atoms in the parent और प्रिंसिपल चेन। अब ये पेरेंट और प्रिंसिपल चेन क्या होती है ये भी समझ लेते हैं, देखते हैं अभी। प्रिंसिपल और पेरेंट चेन, ठीक है, समझो टाइम के साथ समझ आएगा आपको। एक साथ मैं बता दूं कि कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी खास, पर हाँ एक विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी उस प्रिंसिपल चेन को ऐसे याद रखो, जिस चेन में आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं उसको हम आपको प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि जिस पार्ट में आपके सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाएंगे उसको हम प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लीजिए आपके सामने एक इस तरह का कोई चीज बना दी और यहाँ पे एक ब्रांच बना दी। प्रिंसिपल में जब तभी दिक्कत आएगी, प्रिंसिपल में तभी दिक्कत आएगी आपको जब आपने वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे आपकी ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग नहीं है तो प्रिंसिपल और पेरेंट कोई फर्क नहीं होता। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन है, इसको अगर हम अपना पार्ट मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं, तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? मुझे 7 कार्बन दिख रहे हैं। और तरीके क्या है आपके चेन चुनने के? तो देखिए मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये इस तरह 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 6। तो इसको अगर मैं अपना पार्ट मानता हूँ, चेन का पार्ट मानता हूँ अगर उसको मैं, तो यहाँ पे कितने आपको 6 कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और भी तरीके हैं क्या? हाँ बिल्कुल तरीके, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे तो। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका मान लो मैं चौथा कोई और तरीका ढूंढता हूँ, तो कोई और तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ इस तरह से। जैसे मैंने इसको 1 2 3 4, तो इसको अगर मैं पार्ट मानता हूँ आपका, तो ये आपके कितने कार्बन दिखा रहा है? आपको 4 कार्बन दिखा रहा है। ये आपको 4 कार्बन दिखा रहा है। तो आपको इसमें कौन सी को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा? जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम होंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बन जाएगी। ठीक है, और इसके हिसाब से आप अपना रूट वर्ड नाम रखोगे। रूट वर्ड क्या होता है आप समझते हैं। जैसे कि अगर चेन में आपका सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, तो उसको हम शब्द देंगे मैथ। मैथ बोलो, मीथ बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कार्बन होंगे तो उसको हम नाम देंगे ईथ। 3 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम प्रॉप। 4 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम प्रॉप, सॉरी प्रॉप नहीं पेंट, प्रॉप तो 3 का होता है, पेंट। और आपका 6 कार्बन होंगे तो उसको हम नाम देंगे आपका हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम आपका हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम ऑक्ट। 9 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे हम नॉन। ठीक है, 10 कार्बन होंगे तो उसको नाम देंगे डेक। डेकेन होता है, जैसे डेकेड होता है उससे आया है शब्द। तो इस तरह से 10 कार्बन से आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप फिर भी लिखना चाहते हो तो 11 कार्बन अगर हो जाएंगे आपके, तो उसको नाम दोगे आप दो डेक, सॉरी अनडेक। दो डेक तो 3 होते हैं, तो सॉरी अनडेक। 12 कार्बन होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलते हैं डोडेक। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 12 कार्बन आ गए तो वैसे 12 तक आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका मुश्किल से मुश्किल 8 कार्बन तक जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम तो 6 तक ही रहते हैं, 8 तक जाते भी नहीं हम। ठीक है, तो अगर ऐसे नाम आएंगे तो ये सब क्या है बेटा? आपके रूट वर्ड्स है। रूट वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आप उस नॉमेनक्लेचर में उस कंपाउंड को आप रूट वर्ड दोगे उस हिसाब से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है ये वाला, इस एग्जांपल में आपने जो पेरेंट चेन बनाई इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन। तो इसके नॉमेनक्लेचर में जो नाम आएगा वो क्या आने वाला है? उसका नाम आने वाला है हेप्ट। उसका नाम आने वाला है हेप्ट।
अगर मैं इसको आपका इसका नॉर्मल आपको इसका नाम बता दूं ना, तो इसका नाम होता है बेटा आपका, इसका नाम होता है आपका इसका एक्चुअल नाम आएगा आपका 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम होता है। तो अभी हम पूरे नाम पे अभी गए नहीं है, पूरा नाम कैसा है उसको समझना भी जरूरी नहीं है हमारे लिए। ये था रूट वर्ड, ये था रूट वर्ड, ये समझना इंपॉर्टेंट था कि हमने रूट वर्ड किस बेसिस पे नाम किया है। हमने रूट वर्ड बेसिस पे, इस बेसिस पे नाम किया है कि आपका कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एक पेरेंट चेन में। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज हम उसके हम देखेंगे कि आपका वो कौन सा सफिक्स यूज करता है। देखो सफिक्स भी आएगा, प्रीफिक्स भी आएगा, और सब सफिक्स भी आएगा, सब प्रीफिक्स भी आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं आपका सफिक्स। सफिक्स में आपके दो तरह के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, इसको हम देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो चीज हम चेक करेंगे अपना, या नेक्स्ट जो चीज हम लिखने जाएंगे वो होगा आपका सफिक्स। सफिक्स देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सफिक्स। ठीक है, तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो फिर पूरी जिंदगी ये चीज याद रहेगी। एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, जो कि मेन सफिक्स होता है, जो कि डिसाइड करता है कि सफिक्स, अच्छा ये तो पता है ना सफिक्स क्या होता है। एक किसी भी इंग्लिश लेटर में दो चीज होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ये इंग्लिश का पार्ट है। तो सफिक्स होता है जो आपके लेटर के एंड में आता है, बाद में आता है, एंड में। ठीक है, और आपका प्रीफिक्स होता है जो प्री मतलब पहले आता है, मतलब जो आप नेम के पहले इस्तेमाल करते हो, नेम के जो आप पहले लगाते हो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब जो आप बाद में सुपरलेटिव पोजीशन पे फिक्स करते हो चीजों को, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और आपका हम ऐसे नामों के पीछे क्या लगाते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये इंडिकेट करता है कि वो कार्बन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अब यही नाम आपको देखिए खत्म हो गया कि ये आपको डिनोट करता है, इट डिनोट्स प्राइमरी सफिक्स। और ये क्या डिफाइन करता है, इट इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट। पहली बात तो ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट, ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट। ठीक है, जो रूट वर्ड था आपका इससे पहले उसमें हम जोड़ते हैं। दूसरी चीज, इट डिनोट्स वेदर द साइकिल इज, वेदर द चेन इज, इट डिनोट्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपके मन में ये डाउट आ गया सर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं, फिर से मैं ये बोलूंगा क्लास 12 के सिलेबस में था ये, लेकिन इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं, अगर आपके एक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल सिंगल सॉरी ऑल कार्बन एटम्स, all carbon atoms are attached by, all carbon atoms are bonded by या attached by सिंगल बॉन्ड ओनली, अगर वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही आपके सारे के सारे कार्बन एटम अटैच्ड हैं, ठीक है, तो मैं वो कहूंगा कि वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा कहलाएगा आपका, दिस विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस विल बी कैलकुलेटेड एज सैचुरेटेड, कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन अगर आपका एनी वन एनी वन any one of CC atom is double or triple bonded, sorry CC atom नहीं CC bond, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, अगर कोई भी एक भी कार्बन सीसी बॉन्ड आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, कोई भी एक, तो आप उसको क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलोगे, बस खत्म, इससे ज्यादा इसको समझना भी नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब गलती से भी एक भी आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल गया वहां पे, तो अनसैचुरेटेड। अगर आपको सारे के सारे सीसी के, याद रखना ये सिर्फ और सी के बीच में बात हो रही है, ठीक है, कोई और के साथ नहीं, सिर्फ सी और सी के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड से सारे, तो आपको कहलाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आपके किसी भी सी और सी के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो आपको कहलाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपका क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। तो प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि अगर सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेटेड का मतलब इफ ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स, तो हम वहां पे नाम रखते हैं, हम वहां पे नाम रखते हैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट। ठीक है, अगर सैचुरेटेड है, अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम वहां पे जो भी नाम रखेंगे उसके सफिक्स में क्या नाम आएगा, उसके सफिक्स में आपका जो शब्द आएगा वो आएगा आपका एन।
ये आप उसके साथ लगा दोगे रूट वर्ड के साथ में एन, ठीक है। जैसे सेकंड अगर अनसैचुरेटेड हो गया, अगर अनसैचुरेटेड हो गया, अब सर अनसैचुरेटेड में तो आपके दो आते हैं, डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, बात तो सही है। अगर अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्डेड मुझे मिल गया, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्डेड मुझे अगर वहां पे मिल गया आपका कंपाउंड, या दूसरा क्या मिल सकता है मुझे ट्रिपल बॉन्डेड, मतलब एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर मुझे मिल गया पूरे कंपाउंड में कहीं भी सी और सी के बीच में, तो मैं इसको बोलूंगा उसके रूट वर्ड के साथ में क्या लगा दूंगा, इन लगा दूंगा। और इसमें अगर मिल गया तो उसके रूट वर्ड के साथ क्या लगा दूंगा, मैं आयन लगा दूंगा, ठीक है। उसके रूट वर्ड के साथ क्या लगा दूंगा, आयन लगा दूंगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपका, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है कि कभी कभी बच्चे के मन में डाउट आता है कि सर आपने बस ये कहा कि अगर वहां पे सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल डबल बॉन्ड है तब तो ये आपने इन और आइन लगा दिया, समझ में आता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो देखो, सिंगल बॉन्ड तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, उसमें तो एक से ज्यादा की बात होती नहीं है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए गए तब हम क्या करेंगे, तो हम उन सबको मेंशन करेंगे। किस तरह से, उन सबको इस तरह से मेंशन करेंगे, इफ इफ द साइकिल, या फिर यहां बताता हूं कि नोट, if the parent chain contains, if the parent chain contains more than one more than one double और ट्रिपल बॉन्ड्स, जब एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आपको पाए गए तब आप वहां पे क्या बोलोगे, तो आप वहां पे इस्तेमाल करोगे जैसे डाई शब्द इस्तेमाल करोगे। डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है। वहां पे आप शब्द क्या इस्तेमाल करोगे, वहां पे आप वहां पे डाई शब्द इस्तेमाल करोगे, वहां ट्राई शब्द इस्तेमाल करोगे। मतलब मान लो आपके दो डबल बॉन्ड है तो आप बोलोगे डाई इन, ठीक है। तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई आइन, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही आप चार के लिए बोल सकते हो, आप टेट्रा बोल सकते हो। टेट्रा से तीन से ज्यादा आपको कभी मिलते नहीं वैसे। टेट्रा टेट्रा मतलब क्या होता है, फोर एटसेट्रा। तो आप इन सब का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ में इन सब का इस्तेमाल करोगे। दीज आर एडेड टू, दीज आर एडेड टू, एक सेकेंड, these are added to primary suffix। अगर आपके एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए कहीं पे, तो आप उस टाइम पे डाई ट्राई टेट्रा, मतलब दो मिल गए तो आप बोलोगे डाई इन, इस तरह से आप उसको इस्तेमाल करोगे शब्द को, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे तो बाद में और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, मतलब आपके वहां पर अगर दो सफिक्स प्रेजेंट हो, ठीक है, दो टाइप के सफिक्स। अब ये दूसरा जो सफिक्स होता है ना, दिस विल बी कमिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। अभी तक तुम ध्यान दो तो अभी तक हमने कहीं भी फंक्शनल ग्रुप का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक कहीं भी हमने फंक्शनल ग्रुप का नाम का इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको हम एज अ सेकेंडरी सफिक्स मान के चलेंगे। पहला सफिक्स कौन होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम देखिए आपका विच इज योर सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स कहां से आता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप से आता है। पहला वाला कहां से आता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये आता है आपका प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड किया जाता है, ठीक है। समझना इसको। अ सेकेंडरी सफिक्स इज देन एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स, इट इज, इसको हम किसके साथ ऐड कर देंगे, इसको हम प्राइमरी सफिक्स के साथ ऐड कर देंगे, एडेड टू प्राइमरी सफिक्स। जो पहले आता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी सफिक्स, इसको हम प्राइमरी सफिक्स के साथ में ऐड कर देंगे। दूसरी बात, आता कहां से, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप अगर लगा है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, it indicates the nature of, it indicates the nature of functional group, it indicates the nature of functional group attached to the, yeah, in the organic compound, present in the organic compound, present in the organic compound। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट।
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इससे पहले तक का जितना भी सिलेबस था वो क्लास 10 तक का, अब सिलेबस जो शुरू हो रहा है वो क्लास 11 का सिलेबस शुरू हो रहा है, क्लास 10 तक का सिलेबस था इससे पहले का। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो हम देख लेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा वो अब यहाँ से आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाने से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे। एल्को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एल्कोहल एल्कोहल बोलते हैं, इस तरह से डिस्कस किए थे। फंक्शनल ग्रुप हो गया। और उस सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या होगा, जब हम उसको अटैच करेंगे तो उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे, जैसे हमने ईन आइन और आपका एन दर्शाया था, सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे सफिक्स के लिए हम। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले लेट्स से हमने ले लिया आपका एल्कोहल। एक सेकंड, सबसे पहले ले लिया अपन ने यहाँ पे एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बुलाते हैं, और इसको हम कहते हैं ओ एच से। इस तरह से इसका जहां भी आपको ओ एच दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ ओ एच दिख जाए, तो आप क्या समझ जाओगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल ग्रुप लगाए या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नाम है ना आपका, उसके एंड में लगा देंगे ओ एल लगा देंगे। जो भी नाम आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके नाम में हम क्या लगा देंगे, आपका ओ एल जोड़ देंगे। ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ एल है, कहीं ए एल है, कहीं ओ एन ई है, कहीं आपका कुछ और है। तो इस तरह से नाम बहुत, यही सब डिसाइड करेगा आपका। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम, सी एच ओ ग्रुप बोलते हैं आपका, ठीक है। एल्डिहाइड को हम बोलते हैं आपका सी एच ओ ग्रुप बोलते हैं आपका। और इसका जब भी कोई नाम लिखना होगा तो उसके एंड में हम क्या लगा देंगे, उसके एंड में हम ए एल लगा देंगे। सोचो इस बार इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। किसी बच्चे ने अगर एबीसीडी में गलती कर दी तो उससे बहुत बड़ा पाप हो सकता है। अगर उसने ओ की जगह पे ए कर दिया तो पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसलिए शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, ओ एल जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ए एल जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऐसे अब और भी चीजें आएंगी। जैसे कि नेक्स्ट आपका ग्रुप हो गया, नेक्स्ट आपका ग्रुप हो गया कीटोन। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रुप कीटोन। तो कीटोन जो होता है वो होता है आपका इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से याद रखना। एक कीटोन ग्रुप हमेशा किसी साइकिल के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, या कभी कभी कुछ कुछ किताबें इसको ऐसे दिखा देती है। तो घबराना नहीं है, बात तो एक ही, बस ये याद रखना कि सी को आपको दो अलग अलग चीजों से अटैच करना है, ठीक है। इस तरह से इसके नाम के एंड में ओ एन ई आ जाएगा। याद रखना वन है, ये वन नहीं है, सॉरी वन मत पढ़ना, इसको ओ एन ई पढ़ना, ओन। इसको हम बोलेंगे ओन, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे ओन, ठीक है। अब ये आ गया डी, हम ले लेते हैं डी, हम ले लेते हैं आपका लेट से कि आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इसको हम सी ओ ओ एच बोलते हैं। परफेक्ट इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच, इस तरह से। इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम आता है इसमें, कोई जैसे जैसे कीटोन में, ये कीटोन में जो आखिरी तीन शब्द हैं इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया तो आपका कीटोन का ओन बन गया यहाँ पे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जब आएगा तो इसका अजीब सा ही नाम आता है, इसका नाम आता है ओइक एसिड। ऐसा लगता है जर्मनी बोल रहे हैं, ओइक, ठीक है। ओइक एसिड, ठीक है। ये ओइक एसिड का आपको कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, इस पूरे शब्द में आपको कहीं से ओइक नहीं मिलेगा। बस आप उठा लो, ये ओ उठा लो, आई सी उठा लो, तो आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका अमीन ग्रुप, मान लीजिए आपका आ गया। ये भी आपके एसिड अमीन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अमीन आ गया आपका, अमीन ग्रुप आ गया। अमीन ग्रुप क्या होता है बेटा, अमीन होता है आपका सी, अच्छा एसिड अमीन है ये। अमीन तो होता है आपका NH2, एसिड अमीन हो गया आपका, तो ये हो गया आपका, एक सेकंड, ये हो गया आपका CONH2। और बेटर तरीके से बनाना चाहें इसको तो C डबल बॉन्ड ONH2। ये एसिड अमीन है, तो याद रखना अमीन अलग होता है, इसको हम बोलते हैं अमीन। बस अभी मैं इसको समझा नहीं रहा क्योंकि काम करनी है। NH2 क्या होता है, ये होता है आपका सिर्फ अमीन। अभी अगर आगे अनिल, अमीन सब पढ़ोगे आप, ठीक है। ये अमीन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। इसके जब भी नाम आप लिखोगे, इसके जब भी आप नाम लिखोगे तो इसका नाम आता है आपका अमाइड। अमाइड क्लास 12 में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, अमाइड। तो ये कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और भी नाम आपको लिखवाता हूँ जो आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, चाहे इस चैप्टर में पढ़ो चाहे बाद में कहीं जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो कुछ और अच्छे से लिखवाता हूँ आपको नाम। जैसे मैंने नेक्स्ट लिख दिया आपका एसिड क्लोराइड्स, या हेलो क्लोराइड्स भी बोलते हैं उसको कभी हम, या हेलो एसिड्स भी बोलते हैं उसको हम कभी कभी। तो आपका हो गया लेट से एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स,
तो इसका जब हम इसका फंक्शनल ग्रुप आपके सामने बनाते हैं तो याद रखना, जब भी आपका एसिड आ जाएगा ना एसिड, तो आप अपना आप समझाना कि वहाँ पे C O तो आने वाला है। अब क्या लिखा है क्लोराइड, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया Cl लगा दिया, तो ये बन गया। तो इसमें इसका जो नाम बनेगा, जो सफिक्स आप इस्तेमाल करोगे वो क्या करोगे, ऑयल क्लोराइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नए नए लिखवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे ना, वो आपके लिए यहाँ तक के इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो यहाँ तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि नीचे वाले आ नहीं सकते, आ तो बिल्कुल सकते नीचे वाले, पर इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ यहाँ तक है। सिर्फ ये चार जो स्टार्टिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी सब तो यार पूछने वाला तो कहीं कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड्स को, मैंने बता दिया ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको बोल दिया एस्टर्स इस्तेमाल होता है। एस्टर्स पढ़ेंगे इन सबको भी हम आगे जाके। एस्टर्स, एस्टर्स क्या होता है आपका, ये आपका होता है आपका सी के साथ में डबल ओ बॉन्ड ओ आर। ठीक सब, एस्टर मतलब आपका सी, एक जनरल फॉर्मूला है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो ये हो गया आपका एस्टर। तो इसकी अगर हम बात करें हम यहाँ पे, तो इसको हम बोल देंगे, इसका जब भी नाम आएगा तो एल्काइल। ये जो आर है ना, ये आर का मतलब होता है एल्काइल। जनरली हम एल्कीन एल्काइल को आर से प्रेजेंट करते हैं, एल्काइल हो गया। और यहाँ पे नाम आ जाएगा एल्काइल ओएट। ठीक है, तो एल्काइल जो भी होगा इसके बीच में जो भी आने वाला है, जो भी अटैच होगा, आखिरी में आप शब्द इस्तेमाल करोगे ओएट। आखिरी में जो भी शब्द इस्तेमाल करोगे वो है ओएट। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका नाइट्राइल्स। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नाइट्राइल। ठीक है, न्यूट्राइल नहीं है, नेट्रल नहीं है, ये नाइट्राइल है। कुछ टीचर्स को नाइट्रल भी पढ़ते हैं, खैर उससे मतलब नहीं है, आपका ओरल टेस्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हो गया आपका CN। CN ज्यादा अच्छे से बनाए तो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है इस तरीके से। और इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका नाम होता है, इसका नाम नाइट्राइल होता है। आखिरी में आप बस नाइट्राइल लिख दो, अपने आप समझ जाएगा सामने वाला कि नाइट्राइल में CN लगा हुआ है। ठीक है, HI। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं इसका, सल्फर के साथ में एक होता है थायो। जब भी सल्फर का जब भी ये शब्द देखोगे ना आप, थायो, थायो, ये जब भी शब्द आप देखोगे तो आप समझ जाना वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे सल्फर की बात हो रही है, बस ये समझ जाना। जहां भी आप जहां भी आप थायो नाम देखेंगे, केमिस्ट्री में कभी भी आप थायो नाम देखते हैं तो आप समझ जाना वहां पे वो सल्फर की आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो थायोल का क्या हो गया, जब मैंने SH ग्रुप वहां पे लगा दिया तो ये थायोल बन गया। एंड में आप क्या बोलोगे, उस ग्रुप के नाम के एंड में बस आप थायोल लगा देना, समझ जाएगा सामने वाला कि वहां पे डबल बॉन्ड एस लगा हुआ है यहाँ पे। लास्ट पढ़ लेते हैं आपका, लास्ट अमीन्स। ये भी अच्छा ग्रुप है अमीन्स, सच मैंने आपको बताया था ना अमीन। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, अमीन्स भी इंपॉर्टेंट है। अमीन्स का मतलब क्या होता है, अमीन्स का मतलब सिर्फ क्या होता है, आपका NH2 जब ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे। अमीन्स क्या होता है, जब NH2 ग्रुप लगा होता है वहाँ पे, तो उसको हम अमीन ग्रुप बोलते हैं। और इसका जो एंड में नाम आपको लगाना है सेकेंडरी सफिक्स, उसमें आपको अमीन ही लगा देना है। तो कुछ ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये चार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो एक नाइट्राइल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके लिए एक अमीन्स ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ है जो बता दिया गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। तो ये नाम है, ये विद प्रैक्टिस ही आप उसको समझा सकते हो, और कुछ नई बात नहीं। अब वही वाली बात कि याद रखेंगे, जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स लगाने वाले हो, जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स लगाने वाले हो, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारे के सारे सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, और एंड में आपको ई लगाना है। अगर एंड में आपको ई लगाना है, वो डिपेंड करता है। देखो मैं वो लिख दे, वो लाइन मैं आपको सामने लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलता हूँ। वाइल एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स नोट, वाइल एडिंग द secondary suffix, while adding the secondary suffix to the primary suffix, and secondary suffix to the primary suffix to the primary suffix, the terminal e, the टर्मिनल ई, जो एंड में आपका नाम आएगा टर्मिनल, मतलब जो एंड, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, उसमें जो ई आता है उसको आप हटा सकते हो वहां से। ठीक है, तो ई आता है उसको आप हटा सकते हो। टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स, टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में जहां जहां ईन आ रहा था, जैसे एग्जांपल के लिए आपने प्राइमरी सफिक्स क्या लगाया था, एन लगाया था, ईन लगाया था, और आपका आयन लगाया था, ये आपके प्राइमरी सफिक्स थे ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताने के लिए। तो आप इसमें जो ई आ रहा है ना, ये ई, ये ई और ये ई, इनको हटा के आप वहां पे क्या लगाते हो, इनको हटा के आप वहां पे लगाते हो अपना सेकेंडरी सफिक्स, उनको हटा देते हो और वहां पे क्या लगाते हो अपना सेकंड सफिक्स। इज ड्रॉप्ड,
इस इन तीनों ई को हटा के इज ड्रॉप्ड, और इन को हटा के आप वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स आए हैं उनको लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे थोड़ी सी नई चीज आएगी समझने में। ये समझ लोगे तो बस फिर तो खत्म ही हो गया, इसके बाद कुछ नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। इफ द name of the secondary suffix begins, if the secondary suffix begins with a vowel, if the secondary suffix begins with a vowel, a e o i u, ठीक है, इनसे आपके शुरू होते हैं, ठीक है, ठीक है, then e is dropped, then e is dropped, but if वॉवल से स्टार्ट नहीं होते हैं या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, तब आपको ई को रिटेन करना होता है। बट इफ द सेकेंडरी सफिक्स, मैं सेकेंडरी सफिक्स को लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉरी अभी लिख ही दिया पूरा, सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, begins with a consonant, then the e is retained। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे, जो नोट पर मैंने लिखवाया है वो सारा इसके लिखवाया है। जनरली क्या होता है, मतलब मैं फिर से बताऊं, जनरली आपका जो प्राइमरी सफिक्स में ये ई आ रहा है, एंड में एन में ई आ रहा है, इन में ई आ रहा है, आइन में ई आ रहा है, इनको जनरली हम ड्रॉप करते हैं। लेकिन ड्रॉप कब किया जाता है, जब आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है, जैसे एल्कोहल है, ठीक है, जैसे आपका कोई और है, अमीन है, उस केस में आप ई को ड्रॉप करते हो, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी सफिक्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें आप ई को ड्रॉप नहीं करते, उस ई को नहीं हटाते, फिर आप एंड में नाम लगाते हो। कैसे समझ आएगा, अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए कैसे, ये भी समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोकेंट्स आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर एंड पार्ट ऑफ द टू इज रिलेटेड, अभी समझ आते हैं। अब हाँ, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आखिरी जो हमें बात करनी है, अभी हमने मेन रूट वर्ड मतलब बीच वाला पार्ट जो था उसकी बात कर ली अपन ने सफिक्स यानी जो एंड में नाम आने वाला है उसकी बात कर ली। अब हमारे पास बचा क्या है कि उससे पहले भी हम कुछ लगा सकते हैं क्या, तो आंसर है बिल्कुल लगा सकते हैं, पर उसके उसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ स्पेशल तरह के एग्जांपल्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं आपके प्रीफिक्स के बारे में। थर्ड जो चीज आपसे करवा सकता है, थर्ड आपसे जो चीज करवा सकता है वो है आपका प्रीफिक्स। थर्ड है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब वो पॉइंट या वो शब्द या वो चीज जो हम किसी रूट वर्ड के आगे लगाते हैं, इसको हम रूट वर्ड के हमेशा आगे लगाएंगे। अब क्या लगाते हैं, ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, पहला हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि मेन डिसाइड करने वाला है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसी टाइप से हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को इसी पेज पे समझा दूं, ताकि थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो होता है आपका रूट वर्ड, और दूसरा होता है आपका सफिक्स। जो हार्ड चीज होती है वो होता है रूट वर्ड, और आपका होता है आपका सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो आसान होता है, तो इनको मैं कोशिश करूंगा दोनों को यही समझा दूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बहुत आसान होते हैं, प्रीफिक्स में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। तो हम प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक और एसाइक्लिक, खत्म। कोई चीज साइक्लिक है या नहीं है, सिर्फ वो बताने के लिए आप प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हो। यूज्ड टू indicate difference between, indicate to distinguish cyclic and acyclic compound, acyclic and cyclic, बस खत्म, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं है। मतलब ये सिर्फ ये बताएगा कि कोई कंपाउंड आपका साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक नहीं है फिर तो कुछ प्रीफिक्स लगाना ही नहीं है। इफ इट इज एसाइक्लिक, इफ इट इज नॉट साइक्लिक, तो कोई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई प्रीफिक्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वहां पर साइक्लिक है, ठीक है, वहां पर अगर साइक्लिक है तो वहां पे आपको बस सिंपल क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइक्लो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पे आपको साइक्लो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, बस यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे अपन ये बात समझा सकते हैं कि इफ साइक्लिक then cyclo prefix is used।
यूज्ड। एक सेकंड रुकेंगे अपने आप। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर आपका साइक्लिक है तो हम उसके आगे साइक्लो प्रीफिक्स इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपका ओपन चेन है, ए साइक्लिक है, अगर आपका ओपन चेन है, ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, तो हम सिंपल साइक्लो शब्द इस्तेमाल नहीं करते वहां पे। इफ ए साइक्लिक, देन साइक्लो प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड, देन साइक्लो प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। देन साइक्लो प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। चलिए, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स थोड़ा सा अलग है, ये सिर्फ स्पेशल केस में लगता है आपका, जब सब्सिट्यूएंट ग्रुप आते हैं आपके, सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, वो उनमें लगता है ये। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कुछ बहुत ही स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते नहीं है। ठीक है, इनको हम होते फंक्शनल ग्रुप ही है, पर इनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह मानते नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इसको हम सब्सिट्यूएंट्स बोल देते हैं। ठीक है, या फिर और इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह, और ये हमेशा वो रूट वर्ड से पहले या आपका प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे लगा दिए जाते हैं, अगर वहां पे आपकी कार्बोक्साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं आपके, जो कि आपके होते फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड भी करते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप बाय आईयूपीएसी, क्योंकि बहुत बाद में आए थे। तो इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कुछ चीजें ऐसी हैं, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी नहीं मानी जाती हैं, आपकी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आपकी नहीं मानी जाती हैं फंक्शनल ग्रुप की तरह। एग्जांपल के लिए मतलब सर्टेन ग्रुप्स, मैं इसको लिख ही देता हूं पहले, सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, एज फंक्शनल ग्रुप्स, but they are they are treated as they are treated as substituents। अब इनको हम सब्सटीट्यूएंट्स क्यों बोलते हैं, ये अभी क्लास 12 के सिलेबस में है। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, ये क्लास 12 के सिलेबस में इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इनको हम सब्सटीट्यूएंट्स बोलते हैं। एक्चुअली इसका रीजन ये होता है क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो ये वाली चीजें हैं जो आपका दूसरे कंपाउंड में जाके सब्सटीट्यूट करने का काम करती है, तो इसलिए हम सब्सटीट्यूएंट्स बोलते हैं इनको। अभी नहीं समझना है इसको, अभी तो हम सिर्फ नाम नेमिंग से मतलब है, इसको हम सब्सटीट्यूएंट्स बोलते हैं। और इनके लिए for them we use for them we use secondary prefix, for them we use secondary prefix। इनके लिए हम secondary prefix का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहाँ लगा के जाते हैं, जो कि आपके प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले या फिर आपके वर्ड रूट से पहले। ठीक है, विच आर यूज्ड बिफोर वर्ड रूट, और अगर वहां पे आपका प्रेजेंट है प्राइमरी प्रीफिक्स तो उससे भी पहले लगाओगे, या आप सबसे पहले लगाते हो। ठीक है, सबसे पहले अजीब चीज है, पर हाँ सबसे पहले लगाते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, और क्या क्या ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम बोलते हैं, तो ये आपके सब्सटीट्यूएंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स जो होते हैं आपके, ठीक है, ये हो गए आपके, इनको हम तो बोलते हैं हेलो ग्रुप्स। ये हेलो ग्रुप्स का शब्द जो बना है, ये बना है आपका हेलोजन से। और ये आपके कौन कौन हो गए, ये आपके हो गए, आपके फ्लोरो हो गए, एफ हो गया, सी एल हो गया, बी आर हो गया, आई, अगर ये सब आ गए तो आप उनकी जगह पे हेलो शब्द इस्तेमाल करते हो। और इसका जो प्रीफिक्स का नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका हेलो ही नाम होता है। हेलो से मतलब, जैसे आपने एफ लगाया तो उसका हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से आप प्रीफिक्स वहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे और की बात करें हम वहाँ पे, और की बात करें तो जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप लग गया। ठीक है, नाइट्रो, तो नाइट्रो होता है, वो होता है आपका NO2। ठीक है, तो नाइट्रो के लिए आप, सॉरी नाइट्रो को मैंने ग्रुप क्यों लिखा है यहाँ पे, नाम है प्रीफिक्स तो। जैसे कि अगर कोई ग्रुप आ गया यहाँ पे, मैंने एक ग्रुप ये लिख दिया, एक दूसरा होता है NO2 ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम, इसकी जगह पे हम क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे और आ गया आपका OR,
ओ आर, मतलब ओ यहाँ पे आर, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं आपका एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। तो इस तरह से बहुत और भी बहुत है, ठीक है। हम इतने ज्यादा डीप में अभी चीजों में नहीं जाने वाले ताकि फालतू आपको कंफ्यूज, ऐसे तो बहुत है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं और लिखवा ही दूं कि नहीं लिखवाऊं। चलो एक एक एग्जाम्पल है, चलो वो सब छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे समझना है वो है, जब प्रीफिक्स में आप इस्तेमाल करते हो, सेकंड प्रीफिक्स, वो है आपका, जैसे CH3 लगा दिया आपने किसी के आगे CH3, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे मेल मिथाइल। किसी के आपने अगर आपने आगे C2H5 लगा दिया तो आप इस्तेमाल करोगे इथाइल। जैसे आपने C3 यहाँ पे आपने लगा दिया C3H7, तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे आप प्रोपाइल शब्द इस्तेमाल करोगे। तो ये सारे शब्द होते हैं, ये एक्चुअली इनको हम ग्रुप में बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स। और इनको सबको ना हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एल्काइल नाम आएगा तो आप आर समझ जाना, ये भी आर है, इसमें सिर्फ एक कार्बन, जैसे ये आर जिसमें 2 कार्बन, ये आर जिसमें 3 कार्बन, तो इनको हम आर या फिर एल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा OCH3 लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी मिथाइल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सी मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका मिथॉक्सी ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम क्या लगाते हैं कि मिथॉक्सी लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा हो गए। अब वही है कि भाई देखो, मैं लिखवाने को इतने सारे लिखवा सकता हूँ, इतने सारे लिखवा सकता हूँ कि खत्म ही नहीं होंगे कभी, ठीक है। लेकिन बात ये कि हमें ऑब्वियसली कुछ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को पढ़ना है। इतना भी ना पढ़ लेंगे पता लगा हमारे खत्म ही नहीं हुई। जैसे जैसे और नए नए एग्जाम्पल आते रहेंगे, हम एग्जाम्पल के साथ उनको पढ़ते रहेंगे। अब मैं एंड में आपका कंप्लीट IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है वो लिख देता हूँ। कभी भी कोई भी IUPAC का नॉमेनक्लेचर आएगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है। तो जब भी हम किसी कंप्लीट IUPAC की बात करेंगे, ये जो चीज लिखने वाला हूँ ये याद रखना बस, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे जब भी हम कभी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे आपका, वहां पे हम इस चीज को इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज आएगी, सबसे पहले जो चीज आएगी वो होगी आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले जो चीज लिखी जाएगी वो होगी आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले जो चीज लिखी जाएगी वो होगी आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद जो चीज लिखी जाएगी वो उसके साथ में लिखी जाएगी प्राइमरी प्रीफिक्स। ये मैंने आपको वापस से बता दूं, आपको मैंने एनसीईआरटी से थोड़े से अलग तरीके से पढ़ाया है। ऐसा इसीलिए कि एनसीईआरटी क्या करती है, पहले सिर्फ एल्किन ग्रुप की बात करती है, फिर वो हाइड्रोजन ग्रुप की बात करती है, फिर वो आपके एल्कोहल ग्रुप की बात, अलग अलग पढ़ाया उसने। पर अलग अलग पढ़ने की जरूरत है नहीं। अलग अलग पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता यार यहाँ वहां पे तो ये पढ़ा था, यहाँ ये पढ़ा है, तो ये आपस में कैसे कोलाइड कर गए। तो वहां बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सब कुछ एक साथ पढ़ लो, ठीक है। और क्योंकि अब आप बड़े भी हो गए तो अब आपको बार बार तो पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आप वर्ड रूट इस्तेमाल करोगे या रूट वर्ड इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जो भी रूट वर्ड है, वर्ड रूट क्या बताता है कि कितने कार्बन है उसके अंदर पेरेंट चेन में। नेक्स्ट आप क्या बात करोगे, नेक्स्ट आप बात करोगे वहां पे इस्तेमाल करोगे आप प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स। इन सब के बारे में अलग अलग बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और इससे ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जब भी कोई नाम आएगा तो वो कौन सा नाम आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। और मैंने यहाँ पे बताया था, अगर सेकेंडरी सफिक्स आपका वोवल से स्टार्ट होता है तो उसमें हम ई हटा देंगे प्राइमरी सफिक्स का, और अगर नहीं होता है तो हम उसका नहीं हटाएंगे। तो ये बेटा जो ऑर्डर है ना, ये याद रखना, क्योंकि अगर ये ऑर्डर याद हो गया तो उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं भी। तो दिस इज योर ऑर्डर फॉर, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ ये ऑर्डर आपको याद रखना है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। आप इन ऑर्डर में चीजों का लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा एक IUPAC कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कर पाओगे किसी भी कंपाउंड को दुनिया में। इससे ज्यादा आपको किसी IUPAC में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इससे ज्यादा आपको कहीं इस्तेमाल होने वाला है। इतना अगर आपने कर दिया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स, और जो भी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो अब इस चैप्टर में आगे पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपका, एक काम करते हैं, इस क्लास में हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं, इस क्लास में हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आपका, मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूँ,
ठीक है, एक नाम लिख रहा हूँ, इस नाम को पढ़ के आपको उसका कंपाउंड बनाना है। कभी देखो सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में, आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसका कंपाउंड बना के बताओ, ठीक है, या फिर आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका नाम करके बताओ, तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो हम पहले अभी ना सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पे हम एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे। और आपका काम ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में आप पहले इस वीडियो को देख के आएंगे अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ के आ सकते हो, और जितनी चीजें इसमें बताएंगे सब कुछ याद करके आओ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप हम एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझने में चीजों को और ज्यादा इजी लगेंगी चीजें। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, लेट्स से ब्रोमो ब्रोमो इथेन लिख दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया ब्रोमो इथेन। अब इसको देख के आपको क्या फीलिंग आती है वो मुझे बना के बता देना, ठीक है। सबसे पहले इसको देखें, तो ये ब्रोमो, ये क्या है आपका, ये आपका सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स है। चलो प्रीफिक्स तो है, पर कौन सा, सेकेंडरी की प्राइमरी, तो आप बोलोगे सेकेंडरी। क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या इसमें साइक्लो शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्या, आंसर है नहीं, इसका मतलब साइकिल तो नहीं है, ठीक है। ईथ, इसके बाद हम देखेंगे आपका एन। एन का मतलब कैसी साइकिल है, कैसा चेन है आपकी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या मतलब है आपके, कि ऑल सीसी बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, ऑल सीसी बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, ऑल सीसी बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। चलिए ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका ये हो गया रूट वर्ड, ये तो हो गया आपका सफिक्स। और सफिक्स कौन सा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप बोलोगे ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, सॉरी सेकेंडरी नहीं, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। अगर ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, अगर ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, इसका मतलब क्या इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स लिखा है क्या, क्या, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा, कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे आपका कोई भी, यहाँ पे आपका देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ। देखो आपको पूरा का पूरा नाम, पूरा आइडिया दे रहा है कि कैसे आप कौन से कंपाउंड की बात करने वाले हो आप। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, यानी कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कोई कीटोन नहीं, कोई एल्डिहाइड नहीं, कोई अमीन नहीं, कोई अमाइड नहीं, कुछ नहीं। और बीच में आते हैं आप इस पे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्ड रूट या रूट वर्ड, जो बोलना है बोलो, वर्ड रूट हो गया। और वर्ड रूट में क्या लिखा है, ईथ, और ईथ का मतलब क्या है, पहले मीथ, फिर ईथ, फिर प्रोग, फिर ब्यूटो। ईथ का मतलब क्या हो गया, इसमें कितने कार्बन है, इसके अंदर दो कार्बन है, इसमें कितने कार्बन, दो कार्बन। तो जब आप इसको बनाने जाओगे ना, तो आप कैसे बनाओगे, पहले तो सबसे पहले बना दोगे आप वहां पे दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। ये आपका वर्ड रूट खत्म हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद में क्या, सारे के सारे सी बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से, हाँ यहाँ पे आपने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने बोला कि बाकी सारी बची हुई जगह, बाकी सारी बची हुई जगह मैं किससे भरता हूँ, हमेशा एच से भरता हूँ। बाकी सारी बची हुई जगह मैं किससे भरता हूँ, एच से भरता हूँ। तो ये एच, ये एच, ये एच, ये एच। पर दिक्कत ये है, अगर मैंने सब जगह एच ही लगा दिया, तो फिर मेरा ब्रोमो जो लिखा हुआ है, ब्रोमो कहाँ भाग गया, अगर ये जो मेरा ब्रोमो लिखा हुआ है तो कहाँ गया। इसीलिए अब ध्यान देना, जो आपको समझ आएगा मैं समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ब्रोमो को क्या बोलता हूँ, इसलिए मैं ब्रोमो को बोलता हूँ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब वो क्या करेगा, इट विल सब्स्टिट्यूट, इट विल रिमूव एच फ्रॉम हियर एंड अप्लाई इटसेल्फ हियर। किसी भी जगह से वो एच को हटा के क्या करेगा, वो एच की जगह पे खुद लग जाएगा, यहाँ पे एच की जगह पे क्या लग जाएगा, खुद। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ब्रोमो इथेन, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, C2H, कितने, पांच, पांच एच, C2H5Br। या दूसरी तरीके से किताब में बहुत तरीके से आपको कंपाउंड के नाम मिलेंगे। आप क्या बोलोगे, CH3 या ये रहा, ठीक है। जैसे याद है मैं कंडेंस्ड फॉर्म और वो सारे फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। CH3, यहाँ पे कितना है CH2, और आखिरी में क्या है Br। तो आपको अगर किसी भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, तो आप उसके कंपाउंड को बना सकते हो अपने सामने, उस कंपाउंड को क्या कर सकते हो, अपने सामने बना सकते हो। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं सिंपल सा। अगर तो मैं लेता हूँ आपका, लेट्स से कोई अल्कोहल वाला कोई, चलो एक तो अजीब सा नाम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रांच वाली लेते हैं बात। तो मैंने बोला कि आपके सामने बना हुआ है इस तरह से, अब मुझे इसका नेमिंग करना है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है CH3, ठीक है, और CH, यहाँ पे लिखा दिया CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2, CH, 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 और आखिरी में लगा दिया, लेट्स से मैंने CH3 लगा दिया, इस तरह लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे आपका लेट्स से
यहाँ पे लगा दिया मैंने, OH लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब समझना, जब उसका मुझे नाम करना है, जब इसका मुझे नाम करना है तो मैं कैसे नाम करूंगा, ध्यान देना। जब मुझे इसका नाम करना है तो मैं बोलूंगा, सर देखिए इसके नाम में सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, रूट वर्ड उठाता हूँ। रूट वर्ड, मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ पेन को। सबसे पहले मैं इसमें क्या उठाता हूँ, आपका रूट वर्ड उठाता हूँ। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ, और पेरेंट चेन क्या होती है, सबसे लंबी सी की चेन। तो साफ सी बात है, आपको ये वाली दिख रही है, ये सबसे लंबी सी दिख रही है आपको, ठीक है। आपको बोलते सर हमने इसको क्यों, हम यहाँ से स्टार्ट, हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे भी तो आ सकते हैं। हाँ, सही बात है, दोनों सही है, कोई गलती नहीं, आप कहीं से भी ले आओ। दोनों तरीके से क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आप कोई भी उठा सकते हो, जब दोनों में सेम ही है कोई भी उठा सकते हो, चलो ठीक है उठा ली। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो आपका हो जाएगा हेक्स, ये आपका रूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सफिक्स की। अब सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, सफिक्स भी क्या होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं, या तो प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि क्या किसी भी सी के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे आपको सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या इस्तेमाल होगा वहां पे, एन इस्तेमाल होगा, ठीक है। एन, तो जब आपका सैचुरेट होता है तो हम एन इस्तेमाल करते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप जाके पीछे देख सकते हैं वापस वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच होता है, ये बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, ये OH है। ये OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मैंने बोल दिया OH। और ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसको हम एल्कोहल के नाम से बुलाते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है। ध्यान देना बच्चे से, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL होता है। और OL क्या है आपका, OL में O जो है बेटा वो वॉवल है। अब देखो ध्यान, OL में जो O है वो क्या है आपका वॉवल। और मैंने क्या कहा था, जब भी वॉवल आ जाएगा आपके सफिक्स के नाम में, सेकेंडरी सफिक्स के नाम में जब वॉवल आ जाएगा, तो हम यहाँ से जो ई है इसको हटा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों डिसाइड कर दिया, ठीक है, ये भी आ गया। अब इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, तो प्रीफिक्स भी आपके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बताता है कि साइक्लो है कि ये ए साइक्लिक है, क्योंकि ये ए साइक्लिक है तो आप इसमें साइक्लो शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। पूरी मेहनत खराब हो गई, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपकी मेरी, मीशा आवाज आ रही है मेरी। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी।